हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो पॉइजन ऑफ लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। और प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप उसे सुन लेना अगर आप स्टोरी भूल गए हो। ये कहानी दो जनरल्स की है, जनरल गू मैंग और जनरल मोशी की। गू मैंग को कैदी बना करके देश में वापस लाया गया था और इस सच का पता चलता है कि मोशी और गू मैंग, जो कि एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे, पक्के विरोधी थे, सच ये था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके थे। हाँ, ये बिल्कुल सच था। कई साल पहले हमेशा रूल्स को फॉलो करने वाला और संयमी शीहेजुन, शीहेजुन मतलब कि मोशी को ही शीहेजुन एम्परर ने ये उपाधि दी थी। उसने गू मैंग के साथ बहुत ही रफ वे में प्यार किया था, इंटीमेट हुए थे वो दोनों एक दूसरे के साथ। जनरल मोशी ने गू मैंग की पूरी बॉडी पर अपने लव बाइट्स के मार्क बना दिए थे। और गू मैंग का क्या, जो हेवन और अर्थ के खिलाफ चला गया था, जो किसी की भी नहीं सुन रहा था। उस रात शीहेजुन ने गू मैंग के साथ बहुत ही पैशनेट लव मेकिंग करी थी, किसेस किए थे एक दूसरे को। और मोशी की किसेस की वजह से गू मैंग की बॉडी पर पर्पल कलर के निशान बन गए थे। मोशी और गू मैंग एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे। उनकी नफ़रत बहुत गहरी थी और उनकी किस्मत मौत से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसके पहले कि वो एक दूसरे के खिलाफ होते, एक दूसरे के विपरीत जाकर के अलग अलग रास्तों को चुनते, ये दो यंगस्टर्स एक दूसरे से एक वक्त पर बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में अटैच्ड थे। प्यार था, लेकिन फीलिंग्स इनकी क्लियर नहीं थी, क्योंकि क्लियरली किसी ने नहीं बोला था ये बात। तब तक जब तक उनका प्यार और उनकी डिज़ायर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तब तक जब तक वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किए जा सकते थे। जनरल गू मैंग ने जब युद्ध हुआ था तो अपनी सेना के जो सिपाही थे उनके खाने के इंतज़ाम करने के लिए जनरल गू मैंग ने अपने इनर रोब्स को छोड़ करके सब कुछ एक्सचेंज कर दिया था राइस वाइन के लिए। मोशी को जब वो सीक्रेट लेटर इम्पीरियल कैपिटल से मिला, ये न्यूज़ मिली कि गू मैंग सिटी में वापस आने वाला था और ये चीज़ पब्लिक में चोंगहुआ के एम्परर के द्वारा अनाउंस कर दी गई थी और गू मैंग को बहुत ही सख्त पनिशमेंट दिया जाने वाला था। गू मैंग को वैंग शू जुन को सौंप दिया जाएगा, जिसके पास गू मैंग के ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल होगा। वैंग शू जुन जो चाहे वो गू मैंग के साथ कर सकता था और ये न्यूज़ बहुत ही जल्द ही पूरे चोंगहुआ कंट्री में फैल गई। हालांकि मोशी आर्मी नॉर्दर्न फ्रंटियर पर लोकेटेड थी, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में, इस अनाउंसमेंट के बारे में तीसरे दिन पता चला। हर तरफ एक्साइटमेंट थी नॉर्दर्न फ्रंटियर आर्मी में कि गू मैंग फाइनली लौट रहा है। बाहरी तौर पर वो मतलब ऐसे दिखाए थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो साइलेंट थे, लेकिन जैसे ही उनकी ड्यूटी रोटेट होती थी, मतलब ये था कि टर्न चेंज होता था, तो हर किसी को इस टॉपिक पर तुरंत ही बात किए जाना और सुनना एक आम बात सी हो गई थी। मोशी उन सबको देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी उनके जो बातें थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। मोशी समझ सकता था कि ये बहुत ही लाजमी बात थी कि सारे सैनिक इस तरह गू मैंग के खिलाफ थे, क्योंकि जो प्रीवियस कमांडर था नॉर्दर्न फ्रंटियर आर्मी का, वो कोई और नहीं गू मैंग था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को सफाया कर दिया था। वो था इनविंसिबल जनरल ऑफ गू फैमिली। आर्मी के ज़्यादातर सोल्जर्स एक वक्त पर गू मैंग को हर तरह से फॉलो करने के लिए तैयार थे, चाहे फिर इसमें उनकी मौत ही क्यों ना हो जाती। वो गू मैंग के प्रति बहुत लॉयल थे, लेकिन बहुत समय पहले
अपने सिंसियरिटी को अपने जनरल इन चीफ गो मैंग को समर्पित कर दिया था। इस सच के बाद, इस फैक्ट के बाद भी कि उन्हें जो टाइटल दिया गया था उसका नाम था वैंगबा आर्मी 4। ये कोई जोक नहीं था बल्कि बहुत ही सीरियस मैटर था। गो मैंग पहले जनरल था उस आर्मी का। मोशी उस आर्मी को हैंडल करता, उसका सारा जो ज़िम्मा था वो मोशी के ऊपर आ था। उससे पहले उस आर्मी की जो कंडीशन थी ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते थे। कोई कहता था स्क्वाड लीडर। वैंगबा आर्मी जो नाम था ना ये बहुत ही अजीब था और ये सिचुएशन काफ़ी लंबे वक्त तक चलती रही थी। और इन सब का जो हेड था गो मैंग, जो कि वैंगबा आर्मी का जनरल इन चीफ था। सच ये था कि इस तरह के वाहियात और अजीबोगरीब नाम वाले डिवीज़न के अंदर कोई भी एंटर नहीं करना चाहता था। लेकिन जो सैनिक एंटर हुए थे उनके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती थी। उस वक्त पर गो मैंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, मतलब उसके इर्द गिर्द भी कोई खड़ा नहीं हो पाता था। वो हाई रैंकिंग ऑफिसर था चोंगहुआ में। और ज़्यादातर फेमस जनरल्स जो थे वो या तो फिर हैंडीकैप्स थे या उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते थे या फिर वो बहुत ही अजीब ढंग से और एरोगेंट वे में एक्ट करते थे। लेकिन गो मैंग उन सब से अलग था। वो एक स्लेव के तौर पर पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था मतलब तो वो एक स्लेव था जिसके कोई पेरेंट्स नहीं थे और उसकी कोई केयर करने वाला भी दुनिया में नहीं था और वो बेशरम सा था और उसे मौत से भी कोई डर नहीं था। गो मैंग को जो टाइटल दिया गया था ना, बीस्ट ऑफ द ऑल्टर, वो इस टाइटल को बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व करता था। गो मैंग का जो असिस्टेंट था वो जब भी गो मैंग के चोटों को देखता था तो वो उसे ना शिकायत करते हुए कहता था कि आप एक चीफ जनरल हो तो क्यों क्यों आप ऐसा काम करते हो कि आप सबसे आगे सबसे लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हो। क्या आपको अपने आप को छुपा करके रखने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में नहीं पता है कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। जैसे उनका गो मैंग हंस दिया करता था। उसका चेहरा ऐसा था जो देखकर लगता ही नहीं था कि वो बैटल फील्ड को यानी कि युद्ध को बिलोंग करता था। गो मैंग का फेस बहुत ही जेंटल था और वो काफ़ी हैंडसम था। उसके ना मतलब एकदम चाइल्डिश नेचर था। जब भी लोग गो मैंग के उस चेहरे को देखते थे एक ही चीज़ उनके माइंड में जो आती थी वो था एक फूल जो खिला हो। पहली जब बरसात होती है ना, जब किसी जगह पर एक पहली बरसात होती है उसके बाद जो फूल खिलता है ना, उस तरह का चेहरा, उस तरह की इमेज लोग इमेजिन करते थे गो मैंग के बारे में सोच करके। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि गो मैंग का नाम ब्लड शेड या मौत से जोड़ा जाएगा। इसके बाद ये चार्मिंग स्वीट मैन अपनी आइज़ को ब्लिंक करता था, अपने लिप्स को एक दूसरे से अटैच करता था और उसकी एक वॉइस ऐसी थी ना जो किसी को भी अपने बस में कर लेती थी। वो मैं कहता था ये मेरे लॉन्ग लेग्स, इनकी वजह से मैं जल्दी दौड़ पाता हूँ और मुझे तो नेचर ने फोर्स किया है। समझ रहे हो, मुझे नेचर ने फोर्स किया है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। जब तक गो मैंग बैटल फील्ड पर रहता था ऐसा लगता था कि फ्रीजिंग कोल्ड या ब्लड शेड नहीं था बल्कि सबको हंसने की आवाज़ और मीठी आवाज़ भी सुनाई देती थी। गो मैंग अपने हर एक साथी सिपाही साथी का डेट ऑफ बर्थ सब कुछ याद रहता था। गो मैंग अपने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। वो कभी ना एरोगेंट था, सबसे अच्छे से बात करता था, लेकिन वो शरारती था, उसको मौत से कोई डर नहीं था। और जब रात होती थी तो गो मैंग तेज़ आवाज़ में चिल्लाता था, अपने साथियों से बोलता था अच्छे से खाओ, अच्छे से ड्रिंक करो और आज रात मैं चाहता हूँ कि तुम सब ना फुल ऑन एंजॉय करो और अपने स्टमक को अच्छे से खाने से भर लो। तुम सब मेरे बहुत प्यारे हो, बहुत करीब हो और अगर किसी दिन हमारे पास पैसे की कमी हो गई ना तो मैं कोई ना कोई चीज़ ले आऊँगा जिसके बदले में मैं तुम दोनों को फूड और वाइन प्रोवाइड करवा सकूँ। और गो मैंग अपने वर्ड्स का पक्का था, मतलब ये कि जो वो कहता था वो ज़रूर करता था। और इसी वजह से
एक बार उसने अपनी मिलिट्री रोब्स और आर्मर को भी निकाल दिया था और उन सबको उसने लिक्वर काउंटर पर रख दिया था, क्योंकि उसे वाइन चाहिए थी, वाइट पियर ब्लॉसम वाइन। इसके बदले में उसने अपने आर्मी रोब्स को भी गिरवी रख दिया था। तो जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं, जनरल को हम अभी भी ना खाना खाना चाहते हैं, क्या आपके पास कुछ और भी है जो आप गिरवी रख सकते हो। उस वक्त पर गो मैंग के पास सिर्फ उसकी स्नोई वाइट इनर रोब्स थी, लेकिन इसके बावजूद गो मैंग हंसा और उसने उन सोल्जर्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, 1 मिनट का वक्त दो मुझे। तो सोल्जर्स कहते हैं, गो मैंग नो वे, जनरल गो नो वे, आप क्या अपने अंडर गारमेंट्स भी अभी मतलब गिरवी रखने वाले हो? इनके तो पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन गो मैंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सच ये था कि अभी तो उसके पास कोई भी चीज़ रह नहीं गई थी गिरवी रखने के लिए। और सबके आश्चर्य की बात ये थी जब उन सब ने उसको देखा कि गो मैंग वाइन सेलिंग विडो के पास गया जो कि हंस रही थी, और गो मैंग ने उसके गाल पर किस कर लिया। ये देखते ही सारे सोल्जर्स बिल्कुल चुप हो गए, और वो जो विडो थी वो गो मैंग के एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, और उसके हाथ में जो वाइन की बॉटल थी ना वो मतलब गिर गई, और उससे जो वाइन थी वो ज़मीन पर धीरे धीरे गिरने लगी। और कुछ देर बाद जब वो अपने सेंसेस में वापस लौटी और उसने गो मैंग की पिटाई करने के लिए अपने ना डंडे को उठाया और चिल्लाते हुए बोली, शेमलेस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस ओल्ड लेडी को डिसरिस्पेक्ट करने की। और ये देखते ही वहाँ पे जितने भी सैनिक थे वो सब हंसने लगे थे। उस पूरे रूम में हंसी और ना मतलब शरारत भरी आवाज़ें गूंज रही थी। गो मैंग को उस विडो ने मतलब दौड़ा दौड़ा के बिल्कुल परेशान कर दिया था, लेकिन गो मैंग तो परेशान नहीं हो रहा था। वो हंसते हुए कहता है, हाँ मैं तो सिंसियर था, मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत प्रीटी हो, आप सच में बहुत प्रीटी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि रात में चुपचाप मेरे पास कैसे आना था? लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन सारे लोगों के सामने ही काम करना था ना। और इस तरीके से काफ़ी बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। जितने भी आर्मी सोल्जर्स थे उनका हंस हंस के पेट दर्द होने लगा था। आखिर में गो मैंग ने अपने खूबसूरत लुक्स का यूज़ किया और उस ओल्ड लेडी से वादा किया, टुमारो, कल मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। एक सोल्जर कहता है, जनरल को आप सच में ना बहुत बड़े आर्ट वर्क हो। तो गो मैंग कहता है, हाँ ये तो मैं हूँ, और तुम्हें पता है मैं 10,000 फ्लावर्स के बीच में रहता हूँ और मैं इस पूरे लैंड पर राज करता हूँ। इस तरह का कमांडर था तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक यंगस्टर ने तेज़ आवाज़ में कहा कि अगर मुझे कोई जीबा आर्मी भी कहे ना वैंगबा आर्मी की जगह, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वैंगबा आर्मी कहा जाता है। और अगर कोई हमें जीवा आर्मी कहता है सिर्फ इसलिए कि जनरल गो को चैलेंज किया जा सके, फिर भी मैं उसमें एनलिस्ट होऊंगा।